नमः संस्कृताय बच्चों। संधि प्रकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ संधि। ये स्वर संधि का पहला भेद है, पहला प्रकार है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है, किसे कहते हैं? भगवान पाणिनि ने बताया कि दीर्घ संधि का एक सूत्र दिया है, लिखते हैं अतः सवर्णे दीर्घ, अतः सवर्णे दीर्घ। बस इतने से सूत्र से हम लोग पूरे दीर्घ संधि के प्रक्रम को समझ जाते हैं। भगवान पाणिनि ने कितनी अच्छी व्यवस्था दी है अष्टाध्यायी में, और वे जो भगवान शंकर के महेश्वर सूत्र से, जो उनके डमरू से जो महेश्वर सूत्र प्राप्त हुए 14 सूत्र, उन्हीं से पाणिनि ने अनेक प्रत्याहारों का निर्माण कर जहाँ जहाँ व्याकरण के निर्वचन में, उनके नियमों में उनके शब्द समूहों के, वर्ण समूहों की आवश्यकता पड़ी, वहाँ उन्होंने प्रत्याहार का निर्माण कर और एक सूत्र का निर्माण किया, जिससे कि संस्कृत व्याकरण एक वैज्ञानिक तरीके से वो व्यवस्थित हो सका। और इसी क्रम में उन्होंने एक सूत्र दिया अकः सवर्णे दीर्घ, यानी कि पहला संधि का ये पहला भेद है कि अकः सवर्णे दीर्घ। इसमें अकः 3 वर्ण पद दिख रहे हैं, अकः सवर्णे दीर्घ। अकः का मतलब क्या हुआ? ये अक प्रत्याहार। अकः का मतलब अक प्रत्याहार, जिसमें अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? याद कीजिए कि महेश्वर सूत्र में क्या था? अक में अ से प्रारंभ करके हमारे अ, ई, उ, री और ली। अ, ई, ऊड़ा तोड़ा तो इत संज्ञक होता है, इसलिए अणा को हटा देंगे, गिनती नहीं करेंगे। री, री, क भी फिर इत संज्ञक है, इसलिए क को भी हमने नहीं लिखा है। तो अक प्रत्याहार में हमारे कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं? अ, ई, उ, री और ली। पाणिनि कहते हैं कि इन वर्णों के सवर्णे माने समान वर्ण। सवर्णे का मतलब सवर्ण, मतलब समान वर्ण। किसके समान वर्ण? तो अ, ई, उ, री, ली। अगर इनके समान वर्ण आते हैं, मिलते हैं इनसे, तो उनका क्या होता है कि मिलने पर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ वर्ण हो जाता है। तो दीर्घ वर्ण क्या है कि अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, और री का दीर्घ दीर्घ और ली का कोई दीर्घ भगवान पाणिनि नहीं बताए हैं, वे दीर्घ री को ही ली का भी दीर्घ मानते हैं। तो इस तरह से अगर कोई समान वर्ण आते हैं अ के साथ, या तो अ आए या आ आए, तो अ का समान वर्ण क्या होगा? अ का समान वर्ण यहां पर लिख देते हैं। अ का समान वर्ण क्या हो सकता है? अ और आ हो सकता है। ई का बड़ी ई हो सकता है, उ का बड़ा उ हो सकता है, और री का बड़ा री हो सकता है, और ली का
भी वही बड़ा भी हो सकता है। समान वर्ण में, समान वर्ण में एक हमारे उच्चारण स्थल के, एक ही उच्चारण स्थल से जो वर्ण उच्चारण किए जाते हैं वो समान वर्ण कहलाएंगे। जैसे अ आ समान वर्ण, ई समान वर्ण, उ समान वर्ण। तो इस तरह से ये समान वर्ण कहा है कि इन वर्णों के अ, ई, उ, री, री के समान वर्ण अगर आकर मिलते हैं, इनसे इनका मेल होता है तो वो दीर्घ हो जाते हैं। तो अब इस तरह से हमारा दीर्घ संधि बनता है। देखते हैं उदाहरण से, जब तक उदाहरण नहीं देखेंगे तब तक स्पष्ट नहीं होगा। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं, नर जोड़, देखते हैं विद्या धन आलय। यहां क्या हो रहा है, विद्या तो अंतिम वर्ण क्या है, आ है, अंतिम वर्ण आ है, ये मिल रहा है आलय के शुरू के वर्ण आ से, तो आ और आ मिलके इसका दीर्घ हो जाएगा, यानी आ हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी पहले से ही दीर्घ था, तो दीर्घ दीर्घ मिलके दीर्घ हुआ। अगर इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, विद्यालय, विद्या जोड़ अर्थी। यहां पर भी क्या देख रहे हैं कि आ और ओ मिलके इसका दीर्घ हो जाएंगे आ, यानी कि विद्यार्थी, विद्यार्थी। इसमें क्या क्या मिला है यहां पर, इसमें तो हिंट हो गया है, इसमें आ जोड़ ओ मिलके बन गए आ, यही हुआ है मैकेनिज्म। इसमें समझ लेते हैं, देव, देव जोड़ आलय, यहां पर मिलके बनता है देवालय, देवालय। यहां पर क्या हुआ है, देव का अंतिम वर्ण अ मिला है आलय के आ से, और मिलके क्या हो जाएगा, इसका दीर्घ आ हो जाएगा। और उदाहरण हम लेते हैं, परम, परम जोड़ अर्थी। यहां पर क्या मेल हो रहा है, परमार्थी बन जाएगा, परमार्थी, परमार्थी। यहां पर अ जोड़ अ मिलकर बन गया आ। इसी तरह हम लोग ई वर्ण का भी उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे नदी, नदी जोड़ ईश, तो बन जाएगा नदीश। उदाहरण लेने के ऊपर है, इसमें बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके बनाते हैं बड़ी ई, ऐसा हम देख रहे हैं। अन्य उदाहरण लेंगे, भानु, भानु जोड़ उदय, ये मिलके बना देंगे, बन जाएगा भानुदय, भानुदय। यानी कि यहाँ पर उ, छोटा उ प्लस फिर छोटा उ मिलके बड़ा उ बना दिए, भानुदय। इस तरह अनेक उदाहरण है सबका। पितृ जोड़ ऋण, ऋणाम मिलके बना देगा पितृणाम।
ऋणाम पितॄणाम। यहां री और री वर्ण मिलके दीर्घ री बन जाएगा। और इस तरह से अनेक उदाहरण हम ले सकते हैं। ये तो मुझे कुछ जो भी कुछ जल्दी से याद आया हमने कुछ उदाहरण ले लिया और उदाहरण लेंगे। यानी कि इसका मूल आधार क्या है कि दीर्घ संधि कहते हैं कि जब भी कोई ह्रस्व स्वर किसी अ ई उ री में ये ह्रस्व अ से मिलते हैं तो दीर्घ आ बनता है। ह्रस्व ई से मिलती है तो दीर्घ ई बनती है बनेगी। ह्रस्व उ से मिलकर दीर्घ उ बनेगा। या इसमें ह्रस्व का मेल दीर्घ से हो तभी दीर्घ बनेगा। दीर्घ का मेल ह्रस्व से हो तब पर भी दीर्घ बनेगा। दीर्घ का मेल दीर्घ से हो तब पर भी दीर्घ बनेगा। तो ये संधि दीर्घ संधि का यही नियम है। यहाँ महर्षि पाणिनि ने स्पष्ट रूप से लिख दिया है अक सवर्णे दीर्घ, मतलब अक प्रत्याहार में जैसे जो वर्ण है अ ई उ री, तो अक प्रत्याहार के सवर्ण अगर आके मिलते हैं इनसे, यानी कि अ ई उ री से अगर इन्हीं के परिवार का कोई आके मिलता है तो अ का परिवार आ हो सकता है, अ हो या आ हो। उ के साथ या तो उ या बड़ा उ मिले, री के साथ छोटी री या बड़ी री मिले, ली के साथ ली मिले, तो ऐसी परिस्थिति में उसका दीर्घ स्वर हो जाता है। तो अ का दीर्घ आ होता है, ई का दीर्घ बड़ी ई हो जाती है। इस तरह से वो अपने दीर्घ स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही दीर्घ संधि कहा गया है। तो इसको मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दीर्घ संधि क्या है। इसको और अधिक उदाहरणों से हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए।